राष्ट्रपति के बारे में, है ना। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? वेरी गुड। अब पहले प्रधानमंत्री? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? पहली महिला राष्ट्रपति कौन? बोलो, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं। फर्स्ट फीमेल, हाँ बॉयज, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है इस देश की? राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हो, कुछ तो पढ़ के आते। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? तुम लोग बोलो। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। आपको पता होना चाहिए, इतना ग्रेजुएशन में हुआ गए हो आप लोग और आपको ये चीजें पता नहीं है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। ये किसी का फोटो यहाँ पे गिरा हुआ है, ये बाद में ले लेना। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बंद कर दे, ठीक है। ये विकीपीडिया आपको घर में खोलना होता है या कि क्लास के बाद ओपन करना होता है, फिर खूब सारा पढ़ जाकर, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान दें। तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति होता है भारत में एक, है ना, एक ही राष्ट्रपति होता है, आप जानते हो, और उसका राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं, जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, है ना। तो आपने क्या लिखा? अब देखो, बैठ जाओ। अभी आपको एक नोटिस ग्रुप में गई होगी, देखा कि नहीं देखा? आप लोगों ने देख लिया? क्या देखा? क्या? हाँ, पहले जो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला था, किसका है? डुअल डिग्री का है। उसमें कुछ ऐसा है क्या? कौन बताया? अच्छा, वो डुअल डिग्री वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है ना। तो फिर तो ठीक ही है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना फिर से, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग देख रहे थे कि जो राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं, ठीक है। सारी योग्यता लिख ली थी आपने, है ना। अब आप लिखिए राष्ट्रपति का चुनाव। ये भी तो जानो कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, है ना। चुनाव को कहते हैं निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है। अब आप जानते हो कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जरा मुझे बताइए। प्रत्यक्ष इलेक्शन यानी डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष इलेक्शन, ये क्या होता है? दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जहां आप यानी जनता डायरेक्ट चुनती है किसी भी प्रतिनिधि को। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि फिर किसी और को चुनते हैं। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आपके घर वाले या आप लोग वोट करते हो? नहीं करते। फिर कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, है? कौन करता है? हाँ, देखो अभी पता चलेगा कौन करता है। आपके द्वारा यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मतलब आपके द्वारा कौन चुना जाता है? विधायक और सांसद, दो ही लोग तो चुनते हो आप लोग ना। या कि विधायक को वोट करते हो यानी विधानसभा के इलेक्शन में, या कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें सांसद चुनते हो। तो जनता ने अपने अपने राज्यों की सरकारें चुनती है, मतलब विधानसभा के सदस्य, तो वो सारे लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं बाद में, ठीक है। तो लिख लो इसमें, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया। कौन है अभी यहां का चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ECI, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? बड़ा ही चर्चाओं में है वो, बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको बोलते हैं, बोलो। चीफ इलेक्शनर कमिश्नर कौन है इंडिया का? पूरे देश का चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, जान लो। और भारत के चुनाव आयोग की साख, यानी साख में समझते हो, इमेज ऐसी रही है कि पूरी दुनिया के बहुत सारे देश भारत के चुनाव आयोग को बुलाते थे अपने यहाँ, समझ रहे हो, कि आओ हमारे यहाँ भी चुनाव करा दो। और ऐसे नहीं फ्री में, उसके लिए वो पैसे भी देते हैं, चार्ज करता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन बीच में थोड़ा सा इमेज को धक्का लगा है, चुनाव आयोग की इमेज को क्या लगा है, बट्टा लगा ना भी, कि लोग कह देते हैं वोट चोरी हो गई, ईवीएम में खराबी है। तो अब दुनिया के वो देश जो बुलाते थे तो क्या बुलाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना इमेज खराब हो जाना। तो इलेक्शन कमीशन की इंडिया में इमेज बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में पिछले 5 सालों में 10 सालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, मतलब उसकी इमेज को, क्योंकि विपक्षी पार्टियां बार बार ये कह देती हैं कि वोट चोरी हुई है। तो जनता के दिल में भी, ये दिमाग में भी यह बात आ जाती है, कहीं सही तो नहीं चोरी हुई है। तो जब हमारे ही देश में हमारी संस्थाओं पर डाउट होने लगेगा तो विदेशी क्यों बुलाएंगे हमको? नहीं बुलाएंगे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो जाती है कि जब अगर कोई ऐसा आरोप आपके ऊपर लगे तो आपको प्रॉपर सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है, चुनाव आयोग की तरफ से। इस वजह से चुनाव आयोग की जो साख है थोड़ा कम हुई है। तो अभी कौन है CC? उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार, है ना। दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र बड़ा कमजोर है ना, वहां अगर इंडियन इलेक्शन कमीशन जाता था और ये बोल देता था कि हाँ यहाँ ठीक से चुनाव हुआ है, तो पूरी दुनिया मान लेती थी, खासकर यूनाइटेड नेशंस। ये एक तरह से रुतबा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि अगर जिसको कह दिया कि हाँ इलेक्शन यहाँ ठीक हुआ है, फ्री एंड फेयर होता है, तो पूरी दुनिया मान लेती थी हाँ ठीक हुआ है। लेकिन अब भारत में भी दिक्कत आ रही है, तो कैसे मानेंगे? ठीक है, तो लिख लिया, कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ठीक है। आगे लिखो, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब 100 लोग उसके समर्थन में होने चाहिए। और कौन 100 लोग? जनता नहीं, जो वोटर हैं। अब वोटर कौन है आप जानते हो, या कि सांसद या विधायक। तो 100 लोग उसके पहले समर्थक होने चाहिए, वो सब साइन करके देते हैं कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। तो क्या आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है लेकिन बार बार चुनाव लड़ता है। अभी बताऊंगा, ग्वालियर का एक व्यक्ति है, वो चाय की दुकान चलाते हैं बहुत दिनों से, लेकिन जब जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है वो फॉर्म भर देते हैं, तो कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उनका चुनाव का पर्चा कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक ही नहीं होते। मतलब 100 लोग होने चाहिए, समझ रहे हो, 100 सांसद विधायक मिला के, ये बड़ी बात है। ये सबके पास तो होंगे नहीं, है ना, आपके पास 1-2 हो जाए बड़ी बात है। ठीक है, तो लिख लिया आपने। अब लिखियो, प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में, प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना होता है। 15,000 रुपए कहां जमा करते हैं? RBI में, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। थोड़ा इसको बढ़ाया गया है, शायद 15 से 20 या 25 हुआ है, आप लोग बाद में कंफर्म कर लेना। लेकिन एक जमानत राशि, आपने सुना होगा कि कभी कभी चुनाव के बाद कहा जाता है कि इनकी जमानत जब्त हो गई, सुना है ऐसा? ये जमानत जब्त होने का क्या मतलब है? जमानत जब्त होने का मतलब है कि एक सर्टेन परसेंटेज अगर आप वोट नहीं पाओगे, उल्लिखित है कि एक निश्चित परसेंटेज अगर आपने वोट नहीं पाया तो आपकी जो जमानत राशि है ये वापस नहीं मिलेगी।
समझ रहे हो? मतलब चुनाव लड़ने से पहले कुछ एक पैसा जमा करना होता है, सबको करना होता है, चाहे सांसद का हो, विधायक का हो, राष्ट्रपति का हो, प्रधानी के भी चुनाव में भी करना होता है। समझ रहे हो कि अगर आप 0 वोट पा गए मान लो, तो फिर पैसा आपका वापस नहीं होगा। वो कहेंगे तुम फालतू का चुनाव लड़े और समय खराब किए इलेक्शन कमीशन का। हाँ, अगर आप कुछ वोट पा गए तो आपका पैसा बाद में वापस हो जाएगा, है ना। तो जमानत जब्त होने का मतलब ये है कि जो ये जमानत राशि जमा की जाती है वो बाद में वापस ही ना मिलना। वापस कब नहीं मिलती? जब आपको वोट ही नहीं मिलना बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप आगे चल के कोई चुनाव लड़ोगे तो ये ध्यान रखना कि आपकी जमानत ना जब्त होने पाए, है ना। आपको जीत के आना चाहिए, जमानत क्या जब्त होना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट की जमानत ही जब्त हो जाती है, उनको वोट नहीं मिला कोई। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, समझ रहे हो, बहुत बहुत कम वोट मिला उनको। और जितने खासकर जैसे एक पार्टी आपने सुना होगा जन सुराज, सुना कि नहीं सुना? जन सुराज, ये बड़े ही दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रही थी, है ना। प्रशांत किशोर इसके एक तरह से जो फाउंडर थे, एक तरह से सब कुछ कर रहे थे। इनको 0 सीट मिली, 0, समझ रहे हो, एक भी सीट नहीं मिली। और इनकी पार्टी में सारे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग थे, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट यानी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील, पत्रकार, सब इनसे चुनाव लड़ रहे थे इस पार्टी से, और सब हार गए, समझ रहे हो। एक व्यक्ति तो वो सबसे पढ़ा लिखा आदमी था पूरे बिहार में, वो बच्चों को आईटी जेई की कोचिंग भी देते थे। कई हजारों बच्चे उनके सेलेक्ट हो चुके हैं आईटी जेई में, 70-80 किताबें पब्लिश कर चुके हैं, समझ रहे हो। लेकिन उनको चुनाव जहां लड़ रहे थे सिर्फ मिला 14,000 वोट, समझ रहे हो। और जो उनके विपक्ष में प्रत्याशी था बीजेपी, उसको मिला 1 लाख प्लस वोट। तो बिहार की जनता पढ़े लिखे आदमियों को वोट नहीं देती, समझ रहे हो। और वो व्यक्ति जो चुनाव जीता है इनके विपक्ष में, उसका एक एमएमएस वायरल हो गया था, समझ रहे हो। एमएमएस समझते हो? हाँ, अश्लील वीडियो टाइप का, ठीक है। लेकिन बिहार की जनता को पसंद है, नहीं ये अच्छा बनाया था वीडियो, इसी को जिताना है। तो जितने पढ़े लिखे लोग थे सब चुनाव हार गए, सब, समझ रहे हो। ऐसा होता है, अक्सर होता है भारत के इलेक्शन में, अक्सर ऐसा होता है कि विनिबिलिटी देखी जाती है। अच्छा आदमी, ईमानदार छवि का, जो गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, वो चुनाव जीत ही नहीं पाता। आप लोग किसको चुनाव जिताते हो? बड़े बड़े गुंडों को, बदमाशों को, है ना, रंगदारों को, माफियाओं को। ये बहुत बड़ी पावर है बेटा। अगर आप नहीं जिताओगे ना, फिर भी कोई ना कोई जीत जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और किसी न किसी को तो जिताने का प्रयास करना ही चाहिए, समझ रहे हो। अगर आप नहीं भी करोगे तो जीतना तो है ही, तो आप प्रयास करो ना कि अच्छा आदमी जीते, बुरा ना जीते। बहुत प्रयास करके ये लोग एक पार्टी बनाए थे कि इस बार एक अच्छी, साफ स्वच्छ, ईमानदार पार्टी आएगी, लड़ेगी, सरकार बनाएगी, और शिक्षा पे मेनली इनका काम था, कर रहे थे। इनका चुनाव चिन्ह था स्कूल का बस्ता। ये कह रहे थे कि हम लोगों को, जो पलायन होता है बिहार से, लोग कमाने बाहर जाते हैं, वहीं इन्हीं को रोजगार यहीं देंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, हेल्थ देंगे। लोगों ने कहा हमका ये सब ना चाहिए। चाहिए क्या है? क्या चाहिए? पैसे चाहिए, दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, है ना। इसी पे वोट हो जाती। तो ऐसा है, तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने पाए फ्यूचर में, है ना। इसीलिए बहुत चुनाव जीतना इस देश में सबसे बड़ी बात है, जान लो। जो चुनाव जीत के आया है उसने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए सबसे ज्यादा पावर उन्हीं के पास है। ये भी जान लो कि एक सांसद, एक विधायक बहुत पावर रखता है। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतना आसान नहीं है। सबकी पेंशन बंद कर दी गई है, लेकिन सांसदों और विधायकों की पेंशन बढ़ा दी गई है, समझ रहे हो। क्योंकि वो खुद कानून बनाने वाले हैं, वो जानते हैं कि चुनाव एक ही बार जीते हैं मुश्किल से, तो ऐसा हो पता चला पेंशन ही नहीं मिले अगली बार, ठीक है। भारत में पेंशन सिस्टम बंद कर दिया गया है, लेकिन सांसदों और विधायकों का नहीं, कर्मचारियों का, ठीक है। तो चुनाव जीतना सबसे टफ बात है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। कभी छोटा मोटा भी चुनाव लड़के देखना। अभी हमारा तो मन था तुम्हारे कॉलेज में ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कराते हैं, सीआर का, है ना। होता था कभी?
क्लास में कितने लोग, मतलब उस एक व्यक्ति को चुना जाएगा जिसको बोलेंगे क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा सब जगह, है ना, इस क्लास को, बीए फर्स्ट ईयर को मान लो। और मान लो 2-3 लोग चुनाव लड़ गए, कुछ लड़कियां लड़ गई, कुछ लड़के लड़ गए, अब बाकी लोग वोट करेंगे कि कौन किसके पक्ष में ज्यादा है। तब आपको अपने क्षमता का पता लगेगा कि कितने लोग हमारे समर्थन में है। समझ रहे हो, लोगों को अपने समर्थन में लाना मुश्किल होता है। मैं अपने कॉलेज में लगातार 2 साल क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, समझ रहे हो, तो वहां तो इलेक्शन होता था प्रॉपर। यहां भी होना चाहिए। बच्चे ये सब सीखते हैं, क्योंकि आगे चल के आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कैसे इवॉल्व करोगे। हाँ, यहां जरूरत भी है ना। ठीक है, ठीक है। तो अपने अपने नाम आप, अभी मैं डेट अनाउंस करूंगा इलेक्शन कमीशन की तरह, ठीक है, आचार संहिता लग जाएगी उस दिन से, तो अपने अपने नाम आप दे देना, और फिर मैं एक दिन वोटिंग कराने का रख लूंगा कि कौन है जो इस क्लास का सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, है ना। ठीक है, अब लिखिए, आप आगे लिखिए अगली लाइन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब इसका चुनाव कौन करता है, तो लिखो राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि और राज्य विधानसभाओं के, और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि तथा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास विधानसभा है, जिनके पास विधानसभाएं हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि। बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। कौन कौन करेगा भाई चुनाव? पहले तो आपने देखा कि संसद के, संसद में एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। इसमें फिर कहा कि चुने हुए, ऐसा क्यों बोला? क्या कुछ बिना चुने हुए भी लोग होते हैं क्या? हाँ, कुछ लोग वहां बिना चुनाव जीते भी बैठे होते हैं क्या संसद में? हाँ, वही कह रहा हूं। कितने लोग होते हैं जो बिना चुनाव, आप चुनाव बिना जीते भी पार्लियामेंट में जा सकते हो? कैसे जा सकते हो? 12 लोगों को, ऐसे 12 लोगों को बैठाया जाता है कहां? राज्यसभा में, ठीक है। उनको चुनाव नहीं जीतना पड़ता, उनको सरकार बस सीधे नॉमिनेट कर देती है। किस आधार पे? क्या आपको नॉमिनेट करेगी सरकार? किस आधार पे करती है? जब हम संविधान या साहित्य, कला क्षेत्र में, कई सारे फील्ड्स हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में। आपने बहुत अच्छा काम किया हो किसी भी एक फील्ड में, अपने फील्ड में, मान लो आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हो, बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हो, जैसे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया था सरकार ने कि आप आ जाइए राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में होता क्या है? राज्यसभा और लोकसभा का काम क्या है? कानून बनाना। तो मान लो खेल के क्षेत्र में कोई कानून बनाना है, बहुत सारे कानून बनाने होते हैं खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में अच्छा कानून बनाने की राय किससे ली जाएगी? जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होगा, है ना। तो ऐसे लोगों को वहां पे, ऐसे 12 लोगों को, कोई साहित्य के क्षेत्र का आदमी होगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र का आदमी, शिक्षा में बहुत बड़ा काम किया है, मान लो कि ग्रामीण इलाकों में, दूरदराज के इलाकों में जहां
सरकारी शिक्षा की पहुंच नहीं थी, जा जाके बच्चों को पढ़ाया है, लोगों को जागरूक किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में जानकारी नहीं होती लोगों को, अनहाइजेनिक प्रैक्टिस करने की वजह से बीमार हो जाते हैं वो लोग, असमय मृत्यु हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो ठान लिया है कि हम अपने एरिया के लोगों को बीमार नहीं होने दूंगा, उनको अच्छी आदतें सिखाऊंगा,